हेलो एवरीवन, यह वीडियो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड के बारे में बात किया था, जिसमें कि 2 मेथड मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और बाकी का 2 मेथड जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम अ सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो हमें सॉल्व करना है। सो द सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इज शोन एज ऑन योर स्क्रीन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो जैसा कि यह नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कि हम किसी भी एक इक्वेशन से, दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन पहले सेलेक्ट करूँगा। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम दूसरे वेरिएबल की टर्म में फाइंड करते हैं। मान लेते हैं मैंने इक्वेशन 1 लिया, तो इक्वेशन 1 को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हम y की वैल्यू निकाल देंगे x के टर्म में। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू 4 और जो इस साइड में 3/2x है, यह राइट साइड में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी हैव दिस। अब हमारे पास y की वैल्यू x के टर्म में मिल गई है। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाला, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम छोड़ देंगे। इस y की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, यानी कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप जिस भी इक्वेशन से फाइंड करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू आप उसी इक्वेशन में नहीं पुट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, जिसमें मुझे y की वैल्यू पुट करनी है। यह है हमारा सेकेंड इक्वेशन, आप देख सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूट द above value of y in the second given equation। ओके, हम ऊपर की ऑब्टेन वैल्यू को सेकेंड गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ऑब्टेन वैल्यू क्या है, 4 माइनस 3/2x। तो हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड इक्वेशन में जो हमारा y था, उस y के जगह पर मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिलेगा 12, माइनस मिलेगा 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 जा 9/2 मिल जाएगा x एंड माइनस 7/2 जैसे लिखा है वैसा ही लिख देते हैं हम, प्लस 12 = 0। आई होप कि आप लोगों को यह स्टेप समझ में आया होगा अच्छे से। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो लाइक टर्म हैं उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों ही माइनस का है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही टर्म क्या दिख रहा है, माइनस का है। दोनों ही लाइक टर्म है। लाइक टर्म क्या होता है, जिनके वेरिएबल सेम हो और उनके एक्सपोनेंट भी सेम हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे टर्म्स, ये दोनों ही टर्म्स ऐसे हैं जिनका वेरिएबल x है, यानी कि वेरिएबल सेम है और उनका एक्सपोनेंट 1 है। सो दे आर लाइक टर्म्स। हम यहाँ पर इन दोनों लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 माइनस, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के 2 हैं,
तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। 9 7 16, ओके, 16/2 x प्लस 12 = 0। अगले स्टेप में हम ये देख सकते हैं कि 12 and 12 मिलके हो जाएगा 24। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 इज़ इक्वल टू, ये 16/2 x को हम लिख सकते हैं 8x इज़ इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 24 इज़ इक्वल टू 8x। आप समझ सकते हैं इस स्टेप को, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 8x इज़ इक्वल टू 24। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 24/8, जो हमें आंसर दे देगा 8 3 24। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x इज़ इक्वल टू 3। देखिए, अब हमें जैसे ही x की न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, यानी किसी भी एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए, तो हमें उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उठाकर दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में, जिसमें भी आपको इजी लगे, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर हम लिख लेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in the first given equation। हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 9/2 प्लस y इज इक्वल टू 4। अगले स्टेप में हम y को आइसोलेट कर देते हैं, मीन्स ये कि 4, यह 9/2 इस साइड में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -9/2। एंड नेक्स्ट स्टेप, y इक्वल टू 4, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें 8 - 9/2 इज़ इक्वल टू -1/2। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, y इज़ इक्वल टू -1/2, या हम ये भी लिख सकते हैं -0.5। ठीक है, तो एबो प्रोसीजर से आप ये समझ सकते हैं कि हमें x की वैल्यू 3 मिल गई है एंड y की वैल्यू -0.5। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सो द solution of the given system of two linear equations is given by x y equal to 3 - 0.5। ये हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो इस मेथड से भी सॉल्व करने के लिए हम सेम सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर करेंगे, जिससे कि हम ये क्लियर कर पाएँ कि हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सेम आंसर आएगा तो वी कैन वेरीफाई दैट द आंसर इज़ करेक्ट। ओके, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या ज़रूरी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए जो लीनियर इक्वेशन होगा वह इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए जैसा हमारे पास है। इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशंस को दूसरे फॉर्म में लिखना होगा। वह फॉर्म है ये आपके सामने, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज दिस। ठीक है, इसका मतलब कि हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम इजीली इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखिए 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.5, ओके। तो 1.5x प्लस वाई एंड इक्वल टू 4 है, तो हम लिख देंगे -4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1x होना चाहिए, a1x होना चाहिए, तो हम a1 लिख देते हैं, x1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी x2 नहीं होगा, x होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहला इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया है, a1x प्लस b1y, b1 मतलब यहाँ पर 1 होगा, -4 c1 की वैल्यू -4 इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3y, देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3y माइनस 7/2x प्लस 12 इक्वल टू 0। यह ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, बस हमें यहाँ पर फ्रैक्शन को हटाकर इसके जगह पर सिंपल फॉर्म ऑफ नंबर लिखना है, जो हम लिख सकते हैं 7/2 यानी कि 7 का आधा हो जाएगा 3.5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर दिया हुआ सिस्टम इस फॉर्म में लिखा होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें कंसिडर करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x के टर्म्स को दोनों इक्वेशन में हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। पहले हम y के टर्म को और कांस्टेंट टर्म को कंसिडर करेंगे। मैंने यहाँ पर सुविधा के लिए x के टर्म को ढक दिया है और y के टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हम x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे x अपॉन फर्स्ट एरो को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b1 c2। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम केवल और केवल कांस्टेंट को लेंगे, b1 c2, y वेरिएबल है इसलिए नहीं लेंगे। एंड सेकेंड एरो क्या बता रहा है, b2 c1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि x को मैंने यहाँ पर इग्नोर किया है, तो x को न्यूमरेटर में रखेंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट एंड सेकेंड एरो बता रहे हैं। फर्स्ट एरो ये बता रहा है b1 c2, तो हम लिखेंगे b1 c2, फिर माइनस b1 c2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जो सेकेंड एरो बता रहा है b2 c1, ओके, यानी कि b2 c1 इज इक्वल टू, अब हम ले लेंगे माइनस का y। याद रखिएगा कि y की टर्म के लिए y माइनस का लिखेंगे, ठीक है, और अपान में ठीक वैसे ही प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने x के लिए किया था। अब हम y को ढक देंगे और पहले हम ऊपर से नीचे और फिर सेकेंड एरो बताएगा नीचे से ऊपर, ठीक है। देखिए y की टर्म को मैंने ढक दिया है, तो पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे जैसा पिछले केस में हुआ था, तो क्या मिलेगा a1 c2, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a1 c2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा a2 c1, ठीक है, a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, जब हम कांस्टेंट को कंसिडर करेंगे तो हमेशा हम यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, अब हम कांस्टेंट टर्म को ढक देंगे। तो कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा फिर से ऊपर से नीचे आएंगे, पहले a1 b2 एंड a2 b1। तो हम लिखेंगे क्या, a1 b2 पहला हो जाएगा ऊपर से नीचे a1 b2, दूसरा हो जाएगा माइनस a2 b1, फार्मूले का माइनस a2 b1। ये हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिला है।
इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पहले हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपस में इक्वेट कराते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगले लाइन में लिखूँगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डिनोमिनेटर्स को हटाकर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो डिनोमिनेटर होगा वह ऊपर राइट साइड में न्यूमरेटर में चला गया और ये सिर्फ x रह जाएगा। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से जब हम इन दोनों वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, या फिर हम माइनस से दोनों ही साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस रिमूव हो जाएगा। अच्छा अगले स्टेप में करते हैं, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस हट जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, दोनों में से किसी एक में हम न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देख सकते हैं आप a2 c1 को मैंने पहले कर दिया है क्योंकि पॉजिटिव था। a1 c2 जो पहले लिखा था वो माइनस का था, इसलिए मैंने बाद में कर दिया है। तो हमें y की वैल्यू ये मिल गई। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम इस फार्मूले का यूज़ करके हम y की वैल्यू और इस फार्मूले का यूज़ करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं। अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू आप डायरेक्ट ही इन इक्वेशंस में पुट कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, जैसा कि हम अपने कंसीडर किए गए इक्वेशन में करने जा रहे हैं। देखिएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन का न्यू फॉर्म ये है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर द न्यू फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज एज गिवन हेयर। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वह होना चाहिए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि 3y माइनस 3.5x है सेकेंड इक्वेशन में, x के टर्म को पहले करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले, अब हो जाएगा करेक्ट। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा। अब हम ऊपर दिए हुए प्रोसेस को यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो ऊपर मैं पहले से ही सारा स्टेप बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में कंप्लीट करूँगा। ओके, पहले हम b1 की वैल्यू रख लेते हैं। b1 क्या है यहाँ पर, देखिए ऊपर की इक्वेशन में जो होगा वह 1 के लिए होगा, दैट इज़ a1 b1 c1, और नीचे की सारी वैल्यूज़ a2 b2 c2 होगी। तो b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और c2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 12, माइनस b2 क्या होगा 3, एंड c1 क्या होगा -4। ठीक है, यहाँ पर -4। इसी तरह से हम a1 c2, a2 c1, a1 b2 एंड a2 b1 की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12 1 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, तो हमें मिल जाएगा प्लस का 12 इंटू 1.5 क्या मिल जाएगा, दिस इज 18। देखिए यहाँ पर माइनस 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 3 माइनस है
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एन 3.5 4 जा कितना मिल जाएगा, 3.5 2 जा 7 2 जा 14 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 14। यहाँ पर है 1.5 इंटू 3 दैट इज़ 4.5, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 3.5। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x के डिनोमिनेटर में हो जाएगा 24, y के डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 एंड 1 के डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 3 7 8। ठीक है, अब हमें पहले x की वैल्यू पता करनी होगी। तो मिडिल टर्म को हम साइड में करते हैं। देखिए हमें इससे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 24 इधर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। तो डायरेक्टली अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 3 जा 24 होता है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक है, इसी तरह से अब हम इस रिलेशन में से y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर फॉर द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर लिख देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर 4 चला जाएगा राइट साइड में न्यूमरेटर में। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस साइड में मिल जाएगा माइनस का y। ठीक है, अगले लाइन में लिख सकते हैं माइनस y इज इक्वल टू 1/2 या y इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो हमें y की वैल्यू मिल गई माइनस 0.5। एट लास्ट हम लिख सकते हैं हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है 3, y की वैल्यू माइनस 0.5, 3 माइनस 0.5। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया है दैट इज़ 3 एंड माइनस 0.5, वो सेम है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड किया था दैट इज़ 3 एंड माइनस 0.5। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को चाहे जितने भी मेथड से सॉल्व कर ले उनका आंसर हमेशा सेम आता है। सो आवर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। Thanks for watching.